ये कहानी है एक आर्मी मैन की और ये कहानी है एक लड़की की। वो आर्मी मैन जिसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते हैं, लेकिन 2 साल बाद पूरी जिंदगी अचानक दोनों की ही बदल जाती है। ये कहानी 28 अगस्त रात 8:30 बजे से शुरू होती है। नागपुर की रहने वाली ज्योत्सना प्रकाश, जिसकी उम्र करीब 30 साल, नागपुर शहर में ही एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम किया करती थी और अपनी एक दोस्त के साथ एक पीजी में रहा करती थी। 2 साल पहले ज्योत्सना की नागपुर में रहने के दौरान एक नौजवान से मुलाकात होती है और धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदलती और दोनों में प्यार हो जाता है। बाद में पता चलता है कि उस नौजवान का नाम है अजय वानखेड़े। अजय वानखेड़े इंडियन आर्मी में एक आर्मी मैन, और इत्तेफाक से नागालैंड में उसकी पोस्टिंग, और वो एक फार्मेसी डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग थी। आर्मी में भी मेडिकल, डॉक्टर, ये सारी चीजें होती। तो नागालैंड में पोस्टिंग थी। जब भी छुट्टी मिलती अजय वानखेड़े नागपुर आता और फिर ज्योत्सना और वो दोनों मिलते। जब वो नागालैंड में होता तो फोन पे बातें होती लंबी लंबी। लेकिन ये सारी बातचीत का सिलसिला 28 अगस्त की रात अचानक टूट जाता है। 28 अगस्त यानी अक्टूबर का महीना है, लगभग 2-2.25 महीने पहले की बात है। रात के 8:30 बजे थे। ज्योत्सना तब अपनी रूममेट के साथ थी पीजी में। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है। ये कॉल अजय वानखेड़े की माँ के मोबाइल के नंबर से आया था। अजय के साथ चूंकि इश्क था, प्यार था, दोस्ती थी, उसकी माँ का नंबर भी पता था, माँ के बारे में भी जानती थी। तो फोन आता है। अजय उससे कहता है कि चलो आज मिलते हैं कहीं बाहर, डिनर करते हैं। ज्योत्सना तैयार, खुश, और क्या, क्योंकि उसे मालूम है कि अजय बहुत कम आता है नागपुर, छुट्टी मिलती नहीं है आर्मी में, तो वो अपनी ड्यूटी पर रहता है। तो अब वो आता है और उसके बाद ज्योत्सना को अपने साथ लेता है। एक खास जगह पर उसने बुलाया था, एक पॉइंट था वहां पर, और फिर वहां जाने के बाद वो दोनों साथ होते हैं। उसके बाद रात बीतती है। 28 से 29 अगस्त हो गए, लेकिन रात वापस ज्योत्सना अपने घर नहीं लौटी, पीजी में। अब इधर इससे पहले भी ज्योत्सना कई बार बाहर गई, लेकिन लेट नाइट आ जाती थी क्योंकि सुबह उसे काम पे जाना होता था। लेकिन जब देर रात हो गई 28 अगस्त को, लौटी नहीं, तो उसकी दोस्त को फिक्र हुई। उसने ज्योत्सना के मोबाइल पे कॉल करना शुरू किया। घंटी बज रही है, ज्योत्सना फोन नहीं उठा रही है। उसे लगा कि शायद नहीं आएगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था इससे पहले। फिर भी उसने इंतजार किया और उसके बाद सुबह हो गई। अब सुबह भी ज्योत्सना नहीं लौटी। उसने पता किया उसके शोरूम में कि वो काम पर गई है कि नहीं, तो पता चला कि वहां नहीं आया, और कभी वो एब्सेंट होती नहीं थी, बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करती थी। तो अब दोपहर हो गई, शोरूम से भी पता चला कि वो पहुंची नहीं है। अब उसकी दोस्त को फिक्र हुई। तब उसने पहली बार ज्योत्सना के घर वालों को फोन किया, चूंकि दोनों पीजी में एक साथ थे, एक दूसरे की फैमिली का इमरजेंसी के नंबर रखते थे एक दूसरे के लिए। तो फैमिली को फोन करके वो सारी बात बताती कि ज्योत्सना कल रात 8:30 बजे गई, उसका मोबाइल उसके बाद से बच तो रहा है लेकिन उठा नहीं रही है, और आज वो काम पर भी नहीं गई। घर वाले ये सुनते हैं, बदहवास नागपुर पहुंचते हैं। उसके बाद जाकर पुलिस स्टेशन में ज्योत्सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब 30 साल की ज्योत्सना, पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है, और अपनी पुलिस वही है कि जब तक कुछ बड़ा जब तक नहीं हो जाता तब तक वो कहाँ कुछ करती है। तो पुलिस ने भी खाना पूर्ति के तौर पर रिपोर्ट लिख लिया। कहा कि लड़की आपकी बड़ी है, बालिग है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, कहीं दोस्त के साथ गई होगी, लौट आएगी। घर वालों को भी ये था कि ज्योत्सना लौट आएगी क्योंकि मोबाइल बज रहा है। अब पुलिस ने रिपोर्ट लिख लिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की। 20 दिन बीत गए। 28 अगस्त की बात थी। अब लगभग करीब 20 सितंबर के आसपास की तारीख आ जाती है, लेकिन ज्योत्सना का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर ज्योत्सना के घर वाले लगातार उसे ढूंढ रहे। उन्हें ये फिक्र है कि अगर वो कहीं गई भी है तो शायद कॉल करे, कभी मैसेज करे, लेकिन न फोन न कॉल, और वो जो घंटी बज रही थी वो भी बंद। तो घर वालों को फिक्र हुई। वो पुलिस के पास पहुंचते हैं 20 दिन के बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के, और कहते हैं कि साहब आपने अब तक ढूंढा नहीं। अब पुलिस को भी लगता अच्छा 20 दिन हो गए वो लौटी नहीं। उन्हें भी लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए। तो घर वाले आप कहते हैं कि हमें शक है कि उसको किडनैप कर लिया गया। पुलिस को भी लगा कि एक लड़की, बालिग, जवान, पढ़ी लिखी, कोई खबर नहीं, तो हो सकता है किडनैपिंग का मामला, और कल को कुछ हाई प्रोफाइल केस निकल गया तो पुलिस की तो फजीहत हो जाएगी। तो दबाव के में आकर पुलिस ने फिर किडनैपिंग का केस 20 दिन बाद ज्योत्सना का दर्ज कर लिया। अब पुलिस सीरियसली तफ्तीश शुरू करती है। जब तफ्तीश शुरू करती है तो सबसे पहले ज्योत्सना का मोबाइल का लोकेशन कहाँ है, 20 दिन पहले वो पता कर सकती थी, लेकिन तब नहीं किया। अब जब पुलिस ने पता करना शुरू किया तो बड़ी अजीब चीज देखी। मोबाइल के पैटर्न के हिसाब से कॉल और लोकेशन। उसे देखा 28 अगस्त को नागपुर में लोकेशन था, 29 अगस्त को फिर वहां से कहीं पुणे, फिर 30 अगस्त को कहीं और। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ज्योत्सना का मोबाइल लगातार एक्टिव था।
वो सारे टावर बता रहे थे कि कब कहाँ कहाँ है। पुलिस को लगा कि शायद वो घूमने गई, लेकिन ये बात अजीब थी कि फैमिली से वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है। अब पुलिस की परेशानी थी कि भाई लोकेशन अलग अलग जगह पर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, शहर में, और वो खुद कहाँ है पता नहीं है। आसपास पता गया कि कहीं कोई लाश मिली, लावारिस लाश या कोई गुमशुदा लड़की, उसमें भी कहीं कुछ पता नहीं। पुलिस के हाथ हर तरफ से खाली, और इधर अब घर वालों का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अगर किडनैपिंग का केस है तो किडनैपिंग में सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का होता है कि वक्त पे अगर आप न छुड़ा पाए तो फिर सामने वाले की जान को खतरा होता है, क्योंकि किडनैपिंग के केस में ज्यादा दिन तक एक जिंदा इंसान को बंधक बनाकर रखना सबसे मुश्किल काम होता है। कॉल डिटेल देख लिया पुलिस ने, पूछा किसी और से दुश्मनी ये वो कुछ नहीं। अब इसके बाद पहली बार पुलिस उस लड़की से भी पूछताछ करती है जो उसकी रूममेट थी, पार्टनर। उससे पूछती है कि अच्छा उस दिन बताओ 28 अगस्त लाश देखा गया, कहाँ गई, क्या बताया। उसने कहा ये नहीं बताया था कि किसके साथ गई, बस एक कॉल आया था उसके बाद चली गई। अब पुलिस ने वो सारे कॉल निकाले, उसमें भी कई नंबर थे। फिर पुलिस ने तब तक उस सारे कॉल को कहा कि इसके डिटेल निकालो, इसके लोकेशन निकालो, और उससे पूछा कि अच्छा आप ज्योत्सना के बारे में बताओ। तब उसने बताया कि सर एक लड़का है जिसके साथ ज्योत्सना रिलेशनशिप में। पूछा गया भाई क्या नाम है, तो पता चला कि उसका नाम अजय वानखेड़े है और वो इंडियन आर्मी में है और नागालैंड में पोस्टेड है। उधर जब मोबाइल की कॉल डिटेल निकाले गए तो पता चला कि 28 अगस्त की रात जो आखिरी कॉल आया था ज्योत्सना के मोबाइल पर, वो अजय वानखेड़े की मां का नंबर था। तो अब दो चीज, एक रिश्ता दोस्त ने बनाया, दूसरा मोबाइल दोस्त ने बनाया। अब जब ये दोनों चीजें पता चली तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस ने कहा कि भाई अजय वानखेड़े से पूछताछ कर लेते हैं। पता चला कि अजय वानखेड़े तो वापस पहुंच गया नागालैंड और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुका है। पुलिस ने नागालैंड में इंडियन आर्मी के उस टुकड़ी से जो भी जहां वो काम करता था उनसे कांटेक्ट किया, अजय वानखेड़े के बारे में पूछा, तो पता चला कि अजय वानखेड़े है तो वहीं लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है। पूछा गया क्यों, तो पता चला कि उसको शुगर है और भी कुछ चीजें हैं और वो काफी दिनों से एडमिट है। पुलिस को लगा ये क्या मतलब अजीब इत्तेफाक है कि इधर वो गायब है उधर वो एडमिट है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है। फिर भी पुलिस ने कहा कि भाई उससे पूछताछ करनी है। उन्होंने आर्मी से परमिशन मांगी, हमें पूछताछ करनी है। आर्मी ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे भैया जो करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही वो डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से आप हमें इत्तला कर दीजिएगा, हमारी टीम पहुंच जाएगी। आर्मी ने कहा ठीक है। नागपुर पुलिस के कंसल्ट जो भी थे उनका नंबर रख लिया। अब इसके बाद नागपुर पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए कि उधर से कॉल आए, इंफॉर्मेशन आए तो हो जाए। तभी एक दिन कॉल आया, लेकिन ये कॉल और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। नागालैंड की जिस हॉस्पिटल में एडमिट था आर्मी के ही, वहां से फोन आया कि भाई वो उसकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, एडमिट ही था, लेकिन अचानक वो हॉस्पिटल से गायब हो गया है और वो हॉस्पिटल में है नहीं। अब नागपुर पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि हॉस्पिटल में था, भाग गया। उसे ये भी पता है कि पुलिस को पूछताछ करनी है, फिर भी पुलिस को लगा कि भागा नहीं होगा, आएगा। लेकिन पुलिस की गलतफहमी फौरन दूर हो गई। 2 दिन बाद पता चला कि अजय वानखेड़े ने एक लोकल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी है। मतलब कि हमें डर है कि हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है हमें। तो पहले उसने सेशन कोर्ट में दिया, वहां से खारिज हो गई। फिर पुलिस को पता चला कि उसने हाई कोर्ट में दे दिया, वहां से भी खारिज हो गई। और पुलिस को लगा कि ये क्यों डर रहा है और क्यों ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन दोनों तरफ से इधर बेल खारिज है, उसमें टाइम लगा। 28 अगस्त का ये वाकया है। 20 दिन के बाद किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखी जाती है। 20 दिन के बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। पूरा सितंबर बीत गया, अब अक्टूबर का महीना आ गया। अब इस अक्टूबर के महीने में उधर से वानखेड़े भी आर्मी बेस से अपने गायब है और उसके बाद वो लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, वो भी कैंसिल। अब पुलिस उसे ढूंढ रही कि भाई कहाँ है ज्योत्सना, उसका पता तो चले और वही बता सकता है। पुलिस उसे तलाशी कर रही थी कि तभी अचानक अभी 20 अक्टूबर को एक रोज अचानक अजय वानखेड़े खुद नागपुर पुलिस के सामने आता है और सरेंडर कर देता है। कहता साहब आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे लगा आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाएंगे, तो इसलिए मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया था। मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप जिस तरीके से मुझे ढूंढ रहे हैं तो अरेस्ट करके कोई भी केस लगा सकते हो, तो मैंने अपने डिफेंस के लिए गया था। पुलिस को ये बात गले उतरी नहीं। फिर पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ ज्योत्सना के साथ तुम्हारे रिश्ते क्या है। तो उसने ज्योत्सना के साथ अपने रिश्ते बताए। उसने कहा कि हम दोनों की दोस्ती 2 साल पहले हुई थी और इस दौरान में पुलिस अजय वानखेड़े की पूरी कुंडली निकाल चुकी थी। पता चला कि वो ऑलरेडी 3 शादी कर चुका था, 3 बीवियों को छोड़ चुका था। इधर ज्योत्सना, उसकी भी एक शादी हुई थी लेकिन डिवोर्स हो गया था। अब ये दोनों साथ में 2 साल से थे, मिलते थे, जुलते थे और उसके बाद धीरे धीरे अब ज्योत्सना भी उससे शादी करना चाहती थी। उसने यही सारी बातें बताई। तो पूरी पुलिस ने पूछा कि भाई इस वक्त ज्योत्सना कहाँ है, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम।
उसने कहा अपने 28 अगस्त को तुम्हारी माँ के नंबर से फोन आया था। उसने कहा मैंने किया था, हमने मिलने के लिए बुलाया। तो बोला फिर कहाँ गए? उसने कहा मिलने के लिए एक होटल में गए थे नागपुर में, होटल में रुके और फिर लेट नाइट होटल को चेकआउट कर दिया और वापस ज्योत्सना को मैंने कहा तुम घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ और उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब पुलिस हैरान कि आदमी दो एंटीसिपेटरी बेल पहले कोर्ट में अप्लाई करता है, खारिज होता है, खुद ही पुलिस के पास आ जाता है, रिश्ते कबूल कर रहा है, लेकिन ज्योत्सना कहाँ ये नहीं बता रहा है। और उसने कहा था मुझे सच में पता नहीं। अब इधर ये भी है कि एक आर्मी मैन है भैया, अपने सेना का बंदा है, तो आम आदमी तो है नहीं कि उठा के आप अंदर कर दोगे, फिर 3rd डिग्री इस्तेमाल करोगे, फिर सारी चीजें। तो पुलिस को ये था कि केस मजबूत होना चाहिए, सबूत पूरे होने चाहिए, तभी उस पर हाथ डालेंगे। अब उसकी सारी पूछताछ हुई, लेकिन वो इससे आगे कुछ बताने को तैयार नहीं। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की। उसने अजय वानखेड़े के मोबाइल के 28 अगस्त से लेकर उसके बाद के लोकेशन निकालने शुरू किए। जब 28 अगस्त की रात के लोकेशन निकाले तो उसने ये सच कहा कि उसने नागपुर के एक होटल में रुका था, उसके आसपास के टावर से लोकेशन मिल गया। लेकिन इसके बाद वो ज्योत्सना को उसके घर छोड़ दिया और वो चले गई वो अपने घर। यहां से उसके झूठ का सिलसिला शुरू होता है। पता चला नहीं, होटल से निकलने के बाद ज्योत्सना और इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन एक ही जगह था पूरी रात। और वो जगह कहां थी? नागपुर के आउटस्कर्ट में एक ऐसे हाईवे पर जहां पे दोनों तरफ जंगल है। अब जंगल में दोनों रात को क्या कर रहे हैं, यहां से पुलिस का माथा ठनका, लेकिन इसके आगे और कोई सुराग नहीं मिल रहा है सिवाय लोकेशन के। अब इसके आगे की कहानी जानने के लिए पुलिस को किसी न किसी सूरत में अजय वानखेड़े से अब पूछताछ करना मजबूरी था। और ये भी कि अब भूल जाओ कि ये आर्मी मैन है, एक आम सस्पिशियस सस्पेक्टेड संदिग्ध इंसान के तौर पर उससे पूछताछ करनी है। पुलिस ने खेल खेला, बताया कि देखो यार, तुम्हारा ये जो लोकेशन है ना 28 अगस्त की कहानी, आधी तुम सच बोल रहे हो, आधी झूठ बोल रहे हो। तुम होटल तक गए वो भी बात सही है, उसके बाद लेकिन तुमने ज्योत्सना को घर नहीं छोड़ा और ज्योत्सना घर नहीं गई, बल्कि तुम दोनों एक साथ थे और तुम्हारा लोकेशन इसी शहर के आगे एक जंगल में हाईवे पर जाकर मिलता है। आखिरी ट्रेस वही हुआ है। और उसके बाद फिर जो ज्योत्सना के मोबाइल का लोकेशन है वो अलग अलग शहर दिखा रहा नेक्स्ट डे से अगले 2-3 दिनों तक। तो उसने कहा नहीं, मैं तो 2-3 दिनों तक इन शहरों में नहीं था, आप चाहे तो मेरा मोबाइल दिखा देख लीजिए। और पता चला कि वाकई वो 29 अगस्त को उसका लोकेशन 29 के बाद 30 से नागालैंड था। वो अपने बेस में लौट चुका था। वहां पूछा गया तो पता चला हाँ भाई ये तो यही है। तो अब इधर एक लोकेशन ज्योत्सना का दिखा रहा है जो पुणे दिखा रहा है, महाराष्ट्र के और डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, और कुछ एमपी के बॉर्डर के आसपास का भी दिखा रहा है, और इधर इसका लोकेशन जो है वो तो दिखा रहा है सीधे नागालैंड जहां पे इसकी पोस्टिंग है। अब पुलिस को गुत्थी समझ में नहीं आई, लेकिन ये है कि इसके अलावा और कोई सस्पिशियस नहीं। जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड था उसमें भी निकाला, इनके अलावा लास्ट कॉल किसी का नहीं, इससे पहले का कोई नहीं, मतलब शक के दायरे में कोई अभी तक है ही नहीं। तो एक ही बंदा है और उसी से अब सच उगलवाना है, और वो भी उसी के जरिए, क्योंकि आपके पास और कोई प्रूफ सबूत है ही नहीं। अब उसी से सारे सबूत को जिंदा करना पैदा करना। तो पुलिस ने उससे फिर अपने तरीके से पूछताछ की और उसे बताया कि देखो हमारे पास सारे एविडेंस आ गए हैं और वो सब तुम्हारे खिलाफ। अब तुम्हारा कोर्ट मार्शल तो अलग होगा, इधर हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से जो मर्डर या किडनैपिंग दोनों में से कुछ है वो तुम अंदर जाओगे। आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद ये आर्मी मैन टूटता है और पुलिस से कहता है जब ऐसे ही है तो चलो मेरे साथ। इसके बाद वो 21 अक्टूबर को पुलिस टीम को लेकर अपने साथ उसी नागपुर के आउटस्कर्ट में ले जाता है, एक हाईवे पर। उस हाईवे के करीब गाड़ी रोकी जाती है, वहां से पुलिस टीम के साथ वो पैदल चलता है, जंगल के अंदर जाता है और एक जगह जाकर इधर उधर देखता है। और फिर एक जंगल के एरिया में अमूमन मिट्टी और बाकी चीजें होती हैं, पौधे होते हैं, कांटे होते हैं। वहां एक छोटा सा जमीन के ऊपर एक सीमेंटेड प्लेस थी, उसके ऊपर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सीमेंट से कुछ बना दिया। वहां रुकता और पुलिस को इशारा करता है, कहता है इसी सीमेंट के नीचे ज्योत्सना है। अब पुलिस उसे लगा ज्योत्सना कहीं है जो कुछ और कहानी सुनाएगा, लेकिन वो कह रहा है सीमेंट के नीचे। फौरन बुलाया गया, सीमेंट खोदा गया, वहां जमीन खोदी गई और अंदर से कंकाल मिलता है। उस कंकाल के साथ जो कुछ चीजें मिली, ज्योत्सना के भाई और घर वालों ने फौरन पहचान लिया वो कंकाल ज्योत्सना का था। ज्योत्सना अब जिंदा ही नहीं थी, बल्कि उसका कत्ल हो चुका था और कातिल खुद उस जगह तक लेकर आया था पुलिस को जहां उसने लाश दफनाई। अब पुलिस ने कहा कि जब तुमने लाश दिलवाही दी, ढूंढवाही दी, तब आगे और पीछे की कहानी भी बता दो। तब फिर अजय वानखेड़े ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि 2 साल से हम इश्क में थे, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी, पर 2 साल के बाद अब ज्योत्सना मुझे लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी और पहले मैं टालता रहा, लेकिन अब उसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। अमूमन ऐसे केस में यही होता है। तो मैं तंग आ गया,
फिर मैंने तय किया कि इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका, क्योंकि फिर उसने ये भी कहा था कि तुम्हारे आर्मी के सीनियर अफसरों को तुम्हारी शिकायत कर देंगे और बताएंगे तुमने मेरे साथ चीट किया और भी सारी चीजें। तो वो घबरा गया, उसने कहा अब इससे छुटकारा पानी है। और इत्तेफाक से एक आर्मी मैन और एक आशिक होने के साथ साथ वो फिल्में भी देखता था, और पता नहीं ये दृश्यम फिल्में कितने लोगों को ये आइडिया दे गया। उसने इत्तेफाक से, खुशनसीबी बदनसीबी से दृश्यम फिल्म भी देख रखी थी दोनों। वहीं से उसको आइडिया आया और उसने कहा कि चलो 28 अगस्त को फोन किया, होटल में ले गया, वहां कुछ देर रुका, फिर कहता है थोड़ा घूम कर आते हैं। वो भी खुश कि चलो गाड़ी में घूम कर आते हैं थोड़ा शहर। आगे एक नाका था टोल, वहां से उसने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, नशीली दवा पहले से रखे हुआ था, उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई, ज्योत्सना को पिला दी। नाका पार करने के बाद धीरे धीरे ज्योत्सना बेहोश हो गई। उसके बाद उसने एक सुनसान जगह चुना, गाड़ी रोकी, सड़क के किनारे उतार कर, और फिर बेहोश ज्योत्सना को पहले गाड़ी में ही उसका गला घोंटा। जब उसे यकीन हो गया कि मर गई, तो फिर वो उसकी लाश को लेकर अपने कंधे पर रखकर जंगल के अंदर जाता है। लाश रखता है, वापस आता है, गाड़ी में बाकी सारा सामान इंतजाम पहले से था। डिग्गी से वो सीमेंट निकालता है, सीमेंट भी लेकर आया था, फावड़ा भी लेकर आया था, ये सारी चीजों से गड्ढा करता है। जब इतना गड्ढा हो जाता है कि उसके अंदर लाश रखी जा सकती है, तो उस लाश को रखकर मिट्टी डालता है, फिर उसके ऊपर सीमेंट डालता है, फिर आसपास की झाड़ियां के छोटे छोटे जो झाड़ियां होते हैं उन सबको सीमेंट पर रख देता है, ऐसा लगे कि जैसे जंगल का हिस्सा है। और ये सब करने के बाद वो वहां से लौटता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सीधे नागालैंड के लिए निकल पड़ता है। और नागालैंड जाते ही सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा शुगर, एक तो दहशत, डर, चोर, एक क्राइम किया है। लेकिन मकसद यही था कि जब ये क्राइम हो और जब पता चले, जब लाश निकले, सच्चाई सामने आए, तब वो दिखा सके कि वो नागालैंड में था और बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट था, तो सारे सबूत उसके हक में जाएंगे। दूसरा दृश्यम से उसने ये जो आइडिया लिया, जब ये सब कुछ कर लिया उसने, तो उसके बाद ज्योत्सना का मोबाइल उसने अपने पास रखा और ज्योत्सना के उस मोबाइल को लेकर वो फिर लौटा। और नाका और टोल के पास अमूमन गाड़ियां रुकती हैं, टोल जब आप कटाते हैं तो वहां उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोककर थोड़ी देर इंतजार किया। फिर उसने उन ट्रकों की तरफ ध्यान दिया जो ट्रक लंबी लंबी दूरी पर जाते हैं, पता चल जाता है सामान लोडेड है। फिर उसने ऐसी एक नेशनल परमिट वाले ट्रक को देखा जो टोल पे खड़ा था, वो चुपचाप से ट्रक के पीछे गया, रात का अंधेरा था, मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाला जो ज्योत्सना के, और उस ट्रक के अंदर उस मोबाइल को फेंक दिया। अब जहां जहां ट्रक, वहां वहां मोबाइल का लोकेशन। यही करना था कंफ्यूज पुलिस को कि ज्योत्सना अभी यहाँ है, अभी वहां है, अभी वहां है, अभी यहाँ है, जबकि कातिल कहीं नहीं है। वहां के बाद सीधे नागालैंड में है और अस्पताल के बिस्तर पर है, तो कोई भी सबूत उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। तो वो ज्योत्सना का मोबाइल जो घूम रहा था उस चलते ट्रक में, उसी ने पुलिस को उलझा दिया कि इसका लोकेशन तो अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, और जब लोकेशन है तो इसका मतलब है वो जिंदा है, घूम रही है, ठीक है। और इसी लापरवाही ने इस केस को, कहाँ 28 अगस्त का मामला था और 20 अक्टूबर को यह केस वर्कआउट हुआ है। लगभग 2 महीने बीत गए, आर्मी मैन को पकड़ लिया गया है और अब आर्मी मैन इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ कर रही है, उस मोबाइल को भी बरामद करने की कोशिश कर रही है जो इस केस में एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। और अब ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा। तो कई बार ये देखा गया है क्राइम वर्ल्ड में, जुर्म की दुनिया में, या वैसे भी हमारी आपकी दुनिया में, कि जो क्राइम होता है उसके लिए जरूरी नहीं इंसान होना सिर्फ काफी है। फिर वो पुलिसमैन हो, आर्मी में हो, कोई भी हो, किसी भी पेशे में, क्योंकि हर इंसान जो वर्दीधारी भी होता है उसके अंदर भी एक सीना है, एक दिल है, वैसे ही रगों में खून है, वैसी ही सोच है, सब कुछ वैसी होता है। तो इसलिए क्राइम कब कौन कहां कर जाए प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है।